कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और बात मुद्दे की लेकर आपके साथ हूं मैं मोहम्मद कमर खान। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस दुनिया के लिए सिर दर्द बन चुका है। फिलहाल कोरोना का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं है, इसलिए दुनिया भर की सरकारें इसे रोकने के लिए एक ही तरीका अपना रही हैं और वो तरीका है लॉकडाउन। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में भी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1553 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के संक्रमण से 36 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 17,265 पर पहुंच चुकी है। अब तक देश भर में कोरोना के 2546 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जो कुल मरीजों के 14.75% हैं। वहीं केरल सरकार ने लॉकडाउन में ज्यादा छूट देने पर केंद्र ने नाराजगी जाहिर किया। इसके बाद राज्य सरकार को संशोधित आदेश जारी करना पड़ा। वहीं कोरोना की इस लड़ाई में वायरस के संक्रमण में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने अच्छी खबर भी दी है। देश में पिछले 7 दिनों के डेटा के मुताबिक बात की जाए तो कोरोना वायरस के मामलों की डबलिंग रेट 3.4 से बढ़कर 7.5 हो गई है। वहीं 19 अप्रैल तक के डेटा के मुताबिक देश में 18 राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर राष्ट्रीय स्तर से कम रही है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, सरकारों की तरफ से जिस तरह से अपील की जा रही है, क्या वाकई उसका पालन लोग अब भी करते दिखाई दे रहे हैं? और जिस तरह देखा जाए गरीबों को सहायता पहुंचाने के अलावा कुछ और लगातार तस्वीरें हर एक राज्य से निकलकर सामने आ रही है। कई सवाल भी इस बीच खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इन सवालों का जवाब चर्चा के दौरान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा और इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे ब्रिज गोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता और साथ में रहेंगे रिजवान अहमद सिद्दीकी जी ग्रुप एडिटर डिजियाना मीडिया समूह के, जो कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। और इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे ब्रिज गोपाल लोया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज गोपाल जी न्यूज़ वर्ल्ड में। नमस्कार जी। रिजवान जी, दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, दोनों की वीडियो और ऑडियो मिल रही है हमें। आप चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शुक्रिया कमल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा जी, धीरे धीरे हम दूसरा लॉकडाउन जो है उसमें भी अग्रसर हैं। आज कई सेक्टर में छूट दी गई है। मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश और देश के अन्य महत्वपूर्ण प्रांतों में भी आज कई हिस्सों में छूट है और कई हिस्सों में भी, क्योंकि वो खतरा बहुत गंभीर है वहाँ। तो जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ये बहुत खतरनाक स्थिति में है अभी भी संक्रमण की। तो इनमें यहाँ नहीं छूट दी और बहुत सारी छूट। अब इन राहतों को आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? और इसी के साथ साथ अगले चरण में मैं आपसे ये भी समझूंगा कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अलग अलग स्तर पर कई तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी घटना हुई है पालघर, उसे भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन वो घटना तो दूसरी है। एक ही समुदाय के लोग आपस में जिस तरह से बहुत क्रूरता और बहुत जघन्यता से संतों को वहां पर भीड़ ने उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि ये कौन सी प्रवृत्ति है, हम कहाँ बढ़ते जा रहे हैं इस सोच के। संकट काल में भी हम जब इस तरह की चीजों पर विचार नहीं करते तो वो क्या रहा, आखिर वजह क्या। लेकिन पहले आज हम बात करते हैं लॉकडाउन के। रिजवान भाई, जो लॉकडाउन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, निश्चित प्रयास सरकार के अच्छे हैं, क्योंकि हमको सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं, व्यावसायिक रूप से भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष का जो वातावरण था उससे भी लड़ना है। देश की पूरी संपत्ति को भी बचाना है, देशवासियों को भी बचाना है और प्रगति के पथ को भी अपने जो बढ़ने का प्रयास हो रहा था उस पर हम बढ़ते रहे। पर साथ में हमें एहतियात भी बहुत बरतना है।
सबसे बड़ा सरकार की तरफ से जो हमको एहतियात चाहिए वो ये है कि आप सबसे ज्यादा से ज्यादा जो टेस्टिंग किट अब आ गई हैं और यदि उनको प्रयोग में लाना शुरू कर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो जाए, जिन एरियो को हम ग्रीन या ऑरेंज जोन मान रहे हैं उन जोन में भी हमको टेस्टिंग बढ़ाना है, क्योंकि अभी वहां टेस्टिंग नहीं है इसलिए वो ग्रीन और ऑरेंज जोन है। जहां टेस्टिंग हम कर रहे हैं वो हमारे रेड जोन हो चुके हैं। इसलिए ये थोड़ा सा सरकार को एहतियात बरतने की बात है। साथ में आवश्यकताएं तो आज समाज के लिए सब चीजों की है, उनको भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सबको खाना भी चाहिए, जीवन में पैसा भी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश को, प्रदेश को, जनता को सबको चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम लॉकडाउन करके और ढील दे रहे हैं और जनता को भी उसमें सहयोग देना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे को करना है, जो दूरी मेंटेन करके या जो मास्क लगा के या जो सुविधाएं हमको बोली जा रही हैं कि आप रोज जाके अपने हाथ धोइए और मुंह पे हाथ कम लगाइए, जो भी हमको अभी तक 20-25 दिन में सिखाया गया है उसको हमें आगे भी फॉलो करना है, कम से कम 4-6 महीने, जब तक हमारे इसमें एंटीडोट नहीं आ जाता। यदि एंटीडोट नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये ना माने कि उसको ये वायरस ने इफेक्ट नहीं डाला है, निश्चित इफेक्ट करा है। ये मान के वो यदि चलेगा कि मैं आज यदि स्वस्थ हूं तो सिर्फ इस मास्क के कारण, तो वो मास्क लगाएगा। यदि वो मानेगा कि मैं स्वस्थ हूं इसलिए कि मैं हाथ धो रहा था या घर में ज्यादा बैठा था, बाहर कम निकला था, तो आवश्यकता के अनुसार आप घर के बाहर निकलिए, आवश्यकता अनुसार काम करिए, आवश्यकता के अनुसार दूरियां बनाइए और आप इनसे चलेंगे तो निश्चित हम और आप सब सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, गोपाल भाई, आप क्या कहेंगे? रिजवान जी, 2-3 बातें आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन 2 का जब चरण शुरू हुआ था उसके पहले हमारी स्थिति जो आपने रिपोर्ट में भी बताई थी कि 3.1 तक पहुंच गई थी, केस डबल होने की स्थिति, जो आज बढ़कर 7.45 तक पहुंची है। ये देश के लिए भी थोड़ा राहत की बात है। और दूसरी बात, प्रदेश की अपन चर्चा करें तो जो इंदौर में 5120 टेस्ट एक साथ किए थे सरकार ने, वो इसलिए किए थे कि एक साथ बल्क टेस्ट हो जाए। जब पूरे टेस्ट देश भर में, वो प्रदेश का एवरेज 200 टेस्ट प्रति मिलियन का था, तब मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया और इंदौर में 2100 टेस्ट पर मिलियन करवाने का काम किया, जिनकी रिपोर्ट्स आने में 3-4 दिन का जो समय लगा था। उस दौरान एकदम से संख्या राइज कर गई थी, जो मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय था। और एक दिन ऐसा भी आया था कि हम 4थे नंबर पे आ गए थे, परंतु आज हम वापस 6ठे नंबर पे हैं, दर में कमी आई है। और इन सब के बीच में एक बात से सहमति रखता हूं, जैसा अभी दुर्गेश जी कह रहे थे कि जनता का और सबका जो दायित्व है, यदि हम वो पूरा करता रहेंगे तो निश्चित हम कोरोना से जंग जीतेंगे। परंतु जो समाज में देखा जा रहा है कि 1-2-3% लोग ऐसे हैं जो 95-97% लोगों का जो प्रयास है उसको विफल करने की साजिश कर रहे हैं, कि जो 95-97% लोग अपने घरों में हैं, उनको 2-3% लोग दिन भर घूमकर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करके वो कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। और इस तरह की परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो छोटी मानसिकता है उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। और जिस पालघर की घटना से आपने बातचीत शुरू की थी, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की मॉब लिंचिंग ऐसी परिस्थितियों में हुई, वो भी घने जंगलों के बीच हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश में हुई है। उसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो रही है और निश्चित उसमें बाद में जानकारी आएगी। परंतु जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण सुरक्षित है। हम एकजुटता के साथ कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। और ये जो 1-2% लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, उनको हम सबको निंदा भी करना चाहिए और उनको समझाने का प्रयत्न भी करना चाहिए कि आप 97% लोगों की मेहनत को खराब ना करें। और जो देश आगे कर रहा है, 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। जो बल्क टेस्ट चालू हुए हैं, आज तक देश में 4,35,000 टेस्ट हो चुके हैं। अब आप इसको गणना करके देखिए कि जब 4,35,000 टेस्ट ब्रिटेन में हुए, यूके में, तो वहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,20,000 आई। और जब भारत में 4,30,000-35,000 टेस्ट हुए,
तब ये संख्या केवल 17,800 आई। ये उपलब्धि है, ये लॉकडाउन के कारण हुआ है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हुआ है कि उसको हमने थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरा विषय है कि जो लोग फंसे हुए हैं, खास तौर से उसमें मजदूर हैं, स्कूली छात्र हैं, इनके लिए हमें जो प्रयत्न करना थे उनके पूरे प्रयत्न किए गए हैं और निश्चित सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार की संवेदनाएं हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो सामाजिक संगठन है वो भी बहुत आगे आकर काम कर रहे हैं और निश्चित और इस जो पूरी लड़ाई है उससे जीतने में सामाजिक संगठनों का जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने बहुत सेवा लोगों की है। आपके माध्यम से फिर एक बार आग्रह करते हैं कि सरकार के निर्देशों का पालन करें। जो श्रेष्ठतम अच्छा हो सकता है वो सरकार कर रही है और भारत की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है और इस तारीफ में आप अपना योगदान दें। अभी सवाल कर रहे थे दुर्गेश शर्मा कि जिन्हें ग्रीन या इस तरह का बेल्ट माना जा रहा है, वहां ठीक से जांच ही नहीं हो रही। जब हम जांच ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वहां क्या है। देखिए मेरी रिजवान जी एक आग्रह मैं भी आपसे करूं। हेलो रिजवान जी, मैं कहना यह चाह रहा था कि जो लोग आप समझ रहे हैं कि जहां टेस्टिंग स्लो है, कहां टेस्टिंग स्लो है। मैं छोटे से जिले में रहता हूं, रायसेन जिले में, जहां जितने लोग क्वारंटाइन किए गए थे उनकी सबकी जांच पूरी हो चुकी है, उनकी पूरी की रिपोर्ट्स आ चुकी है। जो क्वारंटाइन थे, जो जिस इलाके में लोगों को क्वारंटाइन किया गया था वो 15 दिन से इलाके को सील कर दिया गया था। इंदौर में भी यही काम किया गया है, 167 इलाके सील हैं और जिन लोगों में संदेह की स्थिति थी उनको समाज से पृथक करने का काम भी कर दिया गया है। इंदौर में आपको जानकारी होगी कि हमने 1100 टीमों के माध्यम से वो सारे इंदौर में 20 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का काम किया है और बहुत तेज गति से काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। और आप इस बात को भी देखेंगे कि कल के मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बेहद कम थी, आज भी बहुत कम है और इसी कारण हम चौथे से 6वें नंबर पर पहुंचे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो बहुत अच्छी स्थिति हो वो जल्दी हम प्राप्त करेंगे। और जहां तक बल्क टेस्टिंग का सवाल है वो प्रारंभ हो चुकी है और टेस्टिंग की मात्रा को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश की क्षमता 1100 टेस्ट की है, वो भी करे जा रहे हैं और नोएडा और दिल्ली में भी रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं और जहां से तेजी से जांच होकर रिपोर्ट। दुर्गेश शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुन लें हमसे। जी दुर्गेश शर्मा कुछ कह रहे हैं। यजमान भाई, हमारे ब्रज गोपाल जी एक अच्छे इंसान हैं, पर दुर्भाग्य है कि वो जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं उन संगठन के कारण बहुत सी चीजें उनको दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देती। रिजवान भाई, जब आप यहां से निकलेंगे भोपाल से थोड़ी सी दूर में तो एक क्षेत्र आता है जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का विधानसभा क्षेत्र है। वहां लॉकडाउन के बाद भी एक फैक्ट्री चल रही है, उसके पूरे पेपरों में पूरे फोटो छपे हैं, जानकारियां पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में आई है, पर लॉकडाउन के दौरान भी वो फैक्ट्री चल रही। वहां सोशल डिस्टेंसिंग की बातों को माना नहीं गया। अब बात करेंगे कि साहब आपने जांच कराई है सब जगह, तो भैया ब्रजगोपाल जी, मध्य प्रदेश के अंदर लैबों की संख्या नहीं है और जो है वो जांच सही नहीं कर पा रही है, इसलिए हम ज्यादातर सैंपल बाहर भेज रहे हैं और जो सैंपल हम बाहर भेज रहे हैं उसमें सैंपल फेल ज्यादा हो रहे हैं, वे किसी ना किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसके कारण उसकी सही रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो ये एक दुर्भाग्य है। हम कहने को ये मान रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोरोना के मरीज जो है कम है, वायरस से इफेक्टेड लोग कम है, पर ये सत्य नहीं है। ये जो रिपोर्ट फेल हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, इसका आधार क्या है आपके? अगर नहीं, आज की डेट में जो मीडिया में आ रहा है, समाचार पत्रों में छप रहा है, पेपरों में छप रहा है, जिस तरीके से एक ये जानकारी भी आ रही है कि इंदौर के अंदर कुछ लोग घरों में अपने इलाज करवा रहे हैं। यदि घरों में इलाज करवा रहे हैं तो निश्चित वो भी कहीं ना कहीं बताता है कि मरीज है, वो सरकार के सामने नहीं आया है। तो ये भी जो बातें मीडिया के माध्यम से आ रही है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे तो कहीं जा नहीं सकता, मुझे तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना है, इसलिए घर पे हूं, पर मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो मीडिया के माध्यम से ये बताई जानकारी आ रही है कि इंदौर के अंदर जितनी संख्या में दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा वहां पर इफेक्टेड लोग हैं
और बहुत सारे लोग घरों में इलाज करा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार अभी इसमें फेल है। आप ये भी कह रहे थे कि कई जिले जो अभी ग्रीन जोन है या जी अन्य तरह के जोन है जो खतरे के निशान से नीचे हैं, जी, उसका भी क्या आधार है? उसका भी अभी ब्रजगोपाल भाई ग्वालियर का एक समाचार मेरे पास आया कि वहां पर 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तीनों के सैंपल गए हैं, अभी तक उसको सैंपल में पॉजिटिव की नेगेटिव की जांच नहीं आई है। पर वहां पर सामाजिक रूप से लोगों का कहना है और समाचार पत्रों का यह कहना है कि वो व्यक्ति कोरोना के कारण इफेक्टेड होकर मरे। तो ये जो समाचार आ रहे हैं, जो पत्रकार बंधु निष्पक्षता के संग छाप रहे हैं, जो पत्रकार बंधु सामाजिक रूप से अपने आप को संघर्ष के बाद भी सही खबरें लाके दे रहे हैं, उस पर भी तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए सरकार को। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को उस पर भी काम करना चाहिए कि एक तरफ टेस्ट की संभावनाएं, टेस्ट की दिक्कत आ रही है, दूसरी तरफ जो खाना बांटने की व्यवस्थाएं हो रही है, आटा बांट रहे हैं, 10 किलो का पैकेट 8 किलो 7 किलो का निकल रहा है, पैकेट है, खुला नहीं है। और जो खुला सरकार की तरफ से 5 किलो प्रति आदमी को दिया जाना है, वो जो मेरी जानकारी में है वो 5 किलो नहीं दिया जा रहा है। जब पैकेट में कम हो गया तो खुले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी आदमी उसमें चोरी करेगा और हो रही है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से लोगों को छला जा रहा है। चलिए दुर्गेश शर्मा, इस पर हम पीछे भी बातचीत कर चुके हैं, शनिवार को भी हमने इस पर बात की जी। ये जो तौल की आप बात कर रहे हैं उस पर बाकायदा जांच भी शुरू हो गई और कुछ जांच रिपोर्ट्स आनी भी शुरू हो रही। पालघर को लेकर ब्रजगोपाल लोहिया अभी कुछ कह रहे थे, उस पर आप क्या कहें? रिजवान जी, ब्रजगोपाल लोहिया जी वो बोल रहे हैं जो उनको समाज के सामने रख के अपनी राजनीति करनी है। पालघर की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे देश में ऐसी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों तक पहले नहीं होती थी, पर जब से देश के अंदर इस तरीके का वातावरण बनाया गया कि कभी गौ के नाम पे, कभी गौ मास के नाम पे, कभी और इस तरह की बातें करके जो माओ लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ावा दिया है, उसको जिस तरीके का एक राजनीतिक संरक्षण एक संगठन के द्वारा दिया गया है, जिस पर मेरे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त करी थी लाल किले से, और वहां पर आदेश भी दिया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पर देश में ऐसे माओ लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मैंने नहीं देखी। यह दुर्भाग्य है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के अंदर भी एक माओ लिंचिंग हुई थी। किसानों के नाम पे, किसानों के करने के लिए कुछ लोगों ने लेन देन वसूली के लिए कुछ व्यक्तियों को मार दिया। वहां पर कोई जाति धर्म नहीं था, वो स्वार्थ था। और जिस तरीके से बच्चा चोरी के नाम पे माओ लिंचिंग देश में अनेकों जगह हुई है, उसमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई ऐसी स्थितियां आई हैं जब वहां पर पता लगा कि सिर्फ अफवाह के कारण, और यही अफवाह हमने पालमघर पे देखी है। अभी पालमघर के अंदर जो माओ लिंचिंग वाली घटना हुई है, उसमें कहा गया कि ये लोग जो आ रहे हैं ये किसी समाज से केवल कोरोना फैलाने आ रहे हैं, जबकि वो साधु संत स्वयं वहां से अपना निकल रहे थे, अपने घर जा रहे हो, जो भी उनके काम थे, पर वहां समाज के एक ही समाज के लोगों ने एक ही समाज के लोगों को घेर के मार दिया। उसको जिस तरीके से आज मैं मीडिया में देख रहा हूं कि उसको हिंदू मुस्लिम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो धार्मिक उत्माव पैदा करने की पूरे देश में करी जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमको एकजुटता के साथ, हमारे हाथ में 5 उंगली है, 5 को जोड़ के मुट्ठी बना के लड़ना है, पर हर हाल में छोटा बड़ा बता के हर उंगली को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो अपने आप को ताकतवर मानता है वो हर उंगली को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। यह प्रयास बंद नहीं हुआ तो पूरा हाथ जाएगा, पूरा देश जाएगा। इसलिए सबसे अनुरोध है, और माननीय ब्रजगोपाल लोहिया जी से अनुरोध है कि अपने संगठन से बोलिए और संगठन से जुड़े हुए उन लोगों से बोलिए जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं कि भैया देश को एकजुटते के से रहने दो। यदि हम एक साथ मिलकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, कोरोना से हम लड़के जीतेंगे, नहीं तो हम इस परिस्थिति में आ जाएंगे कि कोई हमें बचाने वाला नहीं मिलेगा। चल क्या कहेंगे ब्रजगोपाल? रिजवान जी, ये
मॉब लिंचिंग की बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहता, परंतु दुर्भाग्य यह है कि दुर्गेश जी बड़े गर्व के साथ ये कह रहे थे कि ये मॉब लिंचिंग अभी होने लगी। ये मॉब लिंचिंग का इतिहास आपको नहीं मालूम। इस दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई थी 1947 में। इस देश की सबसे बड़ी साधुओं की हत्या हुई 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इस देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई 1984 में, जब हजारों सिखों को जला दिया धर्म के नाम पर। आप इस तरह की बातें कृपया ना करें, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। हम कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु आप उसको जो रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्रजगोपाल लोहिया, दामन साधुओं के खून से लगे हैं, वो आज हमें शिक्षा देने 84 के बाद क्यों भूल जाते हैं आप? गोधरा नहीं याद रहेगा इनको? 84 के बाद क्यों भूलते हैं? गोधरा भी याद है, गोधरा भी याद है, और गोधरा के बाद की घटनाएं भी याद हैं। हम कुछ नहीं भूलते। कोई याद नहीं है, हमें पूरा इतिहास याद होता तो भोपाल में आज कौन नेतृत्व कर रहा होता ये आपको भी मालूम होता। जी दुर्गेश जी फिर से आगे बढ़िए। जी रिजवान जी, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि यह संवेदनशील समय राजनीतिक हिंसा करने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है। यह समय इस बात का है कि हम एकजुटता के साथ कोरोना से मुकाबला करें और हमारा देश और प्रदेश बेहतर स्थिति में रहे। यह आज की आवश्यकता है। और ये जो पालघर में हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दोषियों को दंडित होना चाहिए। मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि अभी तक उन पर एनएसए कैसे नहीं लगा। उन पर एनएसए लग जाना था और उसके खिलाफ उन पर कार्रवाई। जब हमारा ये कहना नहीं है कि वो किस जाति धर्म और संप्रदाय के थे, परंतु जिसने हिंसा का सहारा लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, किस पर एनएसए लग जाना था? जिन लोगों ने वो मॉब लिंचिंग की है, किन्हीं ने भी की है। और इंदौर में अभी चिकित्सक को पीटने वाले पर नहीं लगा अभी तक एनएसए? नहीं, लग गया है, एनएसए लग गया है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी, वो जो जावेद भाग गया था, या उसके बाद भी अभी हुआ है चिकित्सक पिटे? उस पे तो लगा, उस पे तो लगा ही हुआ था। वो तो रिजवान जी मेरे घर के पास ही पकड़ा गया है, बहुत निकट में। वो जिन 5 पे लगा था मैं उनमें से एक था जावेद नहीं कर रहा हूं। जावेद के बाद भी घटना हुई है इंदौर में, पीटा गया है। जहां भी हुई रिजवान जी, जहां भी हुई है, जहां भी हुई है वहां नहीं हुआ है। जो भी मॉब लिंचिंग करेगा, जो समूह इकट्ठा करेगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि पालघर में जो हुआ है वो रात के अंधेरे में हुआ है। दिन में मॉब भीड़ इकट्ठी होना साधारण दिखता है आप हमको, परंतु रात के अंधेरे में भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। ये एक्चुअली प्लान किया हुआ हिंसा है। ये अचानक से हुई मॉब लिंचिंग नहीं है कि आवेश में हो गया। रात में 12 बजे इकट्ठे हुए 300 लोग थे। प्लान का आधार क्या है? आपको मालूम है पूरी घटना? नहीं, जांच तो हो रही है। मालूम है आपको? जांच तो हो रही है, निश्चित 2-4 दिन में सब क्लियर होगा। घटना मालूम है पूरी आपको? मैं आपको बता देता हूं जी। ये 2 साधु एक वाहन से, जिसमें ड्राइवर था, उससे ये गुजरात कहीं जा रहे हैं जी। मेन रोड से जा रहे थे, उन्हें रोक लिया गया इसलिए कि लॉकडाउन का समय था। उन्हें कहा गया कि आप नहीं जा सकते, वापस लौट जी। उन्होंने शॉर्टकट पकड़ा, किसी गांव के रास्ते से गुजरे और वहां गांव में फॉरेस्ट चौकी पर उन्हें रोका गया। जो वहां फॉरेस्ट गार्ड था उसने उनसे कई तरह के सवाल जवाब किए। आप कहाँ आ रहे हैं, कौन है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ इस जंगल के रास्ते से क्यों जा रहे हैं, ऐसे सवाल हुए। ये गांव के लोगों को पता हुआ, कुछ गांव के स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। उस फॉरेस्ट गार्ड ने जब देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस वहां 2 वाहनों में आई। एक वाहन से उधर कर पुलिस वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। फिर सारी दुनिया ने देखा है जो वीडियो एक वायरल हो रहा है। उससे आगे भी बहुत सारे वीडियो हो सकते हैं, लेकिन वायरल सिर्फ एक ही वीडियो हुआ है। उसमें पुलिस से वो एक बुजुर्ग हंस जो है वो बचने का आग्रह कुछ इशारे से कर रहे हैं, उसका कंधा पकड़ रहे हैं, लेकिन वहां भीड़ ने बेरहमी से लाठी डंडों से उन्हें मारा। चर्चा यही है कि उन्होंने समझा, भीड़ का आरोप यह है, भीड़ का ये कहना है कि उन्हें लगा कि ये बच्चा चोर है और इसलिए उन पर हमला। दुर्भाग्य, संयोग जो भी आप कहें,
एक ही समुदाय के लोग हैं, वो एक ही समुदाय को से संबंध रखते हैं। उसके बाद पुलिस ने 112 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया। ये घटना बृहस्पतिवार की है, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात पुलिस ने इतने लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की वहां जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, निंदा भी की जानी चाहिए। क्यों डर गए? फिर क्यों पुलिस में हैं आप? भीड़ को देखकर, मॉब का मूड देखकर आप क्यों डर गए? उस वीडियो में आप बचाते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसके आगे पीछे आपने क्या किया? ये तो जांच का विषय है, लेकिन उस वीडियो में तो दिखता है कि पुलिस कुछ देर सहारा देती है, लेकिन फिर उन्हें भीड़ के साथ, भीड़ के पास, भीड़ की उस तरह की क्रूरता के बीच उनको छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया और उनकी जान चली गई। लेकिन इसको जिस तरह से सोशल मीडिया में रंग दिया गया, कोशिश की गई, बात देर से पता चली, लेकिन इसे कोशिश उसी ढंग से करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन रिजवान जी, बाद में जो सच है वो सच है, सामने आ गया। रिजवान जी, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा में कुछ वहां वायरल जो है वो ट्वीट दिख रहे हैं। उसमें लिखा है एक समुदाय विशेष के बारे में, एक धर्म विशेष के लोगों के बाद कि वो कोरोना से संक्रमित हैं और वो साधुओं के बीच में आएंगे, आपके बीच में आएंगे और वो आपको भी संक्रमित करेंगे। तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं और ये देश के कई हिस्सों में हो रही हैं, और जो लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है, इसमें कुछ मीडिया हाउसेज भी शामिल हैं। ऐसी चीजों में ब्रज गोपाल लोया एक तरफा बात नहीं की जा सकती। मैं एक तरफा कभी नहीं किया। रिजवान जी, मेरा निवेदन सुनिए। जी, जब अखलाक की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई थी, मॉब लिंचिंग की, तो वो मॉब जिस समुदाय का था उस समुदाय को निंदा की गई थी, उसको कंडेम किया गया था, बचाने का प्रयत्न नहीं किया गया था। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम लोगों बचाने का प्रयत्न किया गया था, नहीं किया गया था, आवरण राजनीति की गई, उनमें से कुछ लोगों को नौकरियां तक दे दी गई। हम तो ये कहना चाहिए, झारखंड में जो हुआ उसमें आपका केंद्रीय मंत्री उनकी अगवानी करने जेल के बाहर खड़ा था। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज है। पहलू के केस में कुछ नहीं हुआ, सजा नहीं हो पाई। ये बहुत ढेर सारी घटनाएं हैं। ये बहुत इसीलिए जिस पर लज्जा होना चाहिए। और शंभू रेगर के मामले में तो बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी। लोगों ने झांकियों तक में उसको बनाया और उसको इस तरह से महान बताया, एक हत्यारे को जिस ढंग से महान बताया, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकता। और हम सबको मिलकर ब्रज गोपाल लोया जी इसकी निंदा करनी पड़ेगी। यदि हम इसकी निंदा आज नहीं करेंगे रिजवान जी, खून के अगर हम सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, लगातार रोएंगे, क्या तेरा क्या मेरा में काम नहीं चलेगा। ये देश हम सबका है और इसमें ऐसी चीजों को निंदा की जानी चाहिए। बोलिए ब्रज गोपाल लोया। मैं ये कह रहा था कि जब हम एक सभ्य समाज की उम्मीद करते हैं, उसकी अपेक्षा रखते हैं, तो ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि समुदायों में शिक्षा को बढ़ाएं, शिक्षा अंधविश्वासों को घटाएं। ये चर्चा होनी चाहिए। किसी भी तरह का आवरण, किसी भी तरह की मौत पर डालने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। कौन सी शिक्षा दे? पढ़ा लिखा आदमी। दरअसल हमारी समस्या ये है, पिता दरअसल हमारी समस्या ये है रिजवान जी, कि हम इन पर आवरण डालने का प्रयत्न करते हैं, जो आवरण कभी नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है, वो किसी भी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, जब हम उसके बारे में निष्पक्ष चर्चा करेंगे, तभी इस देश में सार्थक चर्चा हो पाएगी और सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगा। सभ्य समाज कहने में बहुत आसान शब्द है और होने में बहुत कठिन है। हमें अपनी समाजों को भी सभ्य करना पड़ेगा। चलिए, आप कुछ और कहना चाहते हैं? रिजवान भाई, ब्रज कुमार जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, पर उनसे मैं कहूंगा कि आप जिस संगठन में जाके बैठते हैं, उस संगठन में भी जाके कुछ इस तरह की बातें करा करें। यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित कुछ बदलाव दिखेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और जब भी ऐसा होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपका संगठन कुछ अलग दिशा में काम करता हुआ दिखाई देता है, जो मेरे देश की संस्कृति में नहीं आता है।
चलिए, इसलिए अनुरोध ब्रजगोपाल जी से अंतिम प्रतिक्रिया भी ले लेता हूँ। बताइए ब्रजगोपाल जी, जो कुछ कह मैंने रहे हैं रिजवान जी दुर्गेश आपको शर्मा। पहले भी कई बार कहा है, जो इस राष्ट्र की बेहतरी के लिए अच्छा है, जो इस राष्ट्र के गौरव के लिए अच्छा है, उस काम को करने और उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है और करता रहेगा। कमल, माहौल है देश में एक बार फिर कोशिश जारी है इस जंग से लड़ने की, लगातार लड़ने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से कुछ जानकार ये कहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगी, नहीं बनेगी, तब तक इस बीमारी से हम निजात नहीं पा पाएंगे। और जाहिर है ये जिस तरह का मर्ज है, इसलिए कि ये कोशिकाओं में नहीं होता है, शरीर में फेफड़ों को ये अपना घर बनाता है, जिसकी वजह से बहुत आसान नहीं है इसकी वैक्सीन बनना। इससे लड़ने के लिए नई कोशिकाएं पैदा नहीं की जा सकती, इसलिए कि ये कोशिकाओं में पनपने वाला विषाणु नहीं है, रोगाणु नहीं है। तो जाहिर है कि इस वायरस से लड़ने के लिए अभी बहुत ढेर सारे प्रयोग बाकी हैं, और ये मानव अपने शरीर में ही वो प्रतिरोधक क्षमता जब तक नहीं ला पाएगा, जब तक ताकत नहीं पैदा करेगा, तब तक इसका खतरा बना रहेगा। इसलिए कि हम कितने दिन लॉकडाउन करेंगे, जान और जहान दोनों देखना है, जैसा प्रधानमंत्री भी कहते हैं, कितने दिन लॉकडाउन करेंगे और संक्रमण का खतरा बना रहेगा जी। और एक चरण का लॉकडाउन, दूसरे चरण का लॉकडाउन, फिर तीसरे चरण का लॉकडाउन, इसके भरोसे इस पर काम बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए कि देश की अर्थव्यवस्था ही जो है वो एक तरह से उसका पहिया जो है वो जाम। तो बहुत तरह की चीजें हैं, और साथ ही ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आए दिन कुछ लोग कोशिश करते हैं सोशल मीडिया में, जिस निम्न स्तर पर, आपराधिक स्तर पर बहुत कुछ लिखते हैं, बरगलाते हैं लोग, सरकारों पर को उस पर भी एक कोई ठोस नीति बनानी हो। वो बुजुर्ग संत, जब से मैंने उनका वीडियो देखा है, मेरी आंखों से नहीं हट पा रहे हैं जी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विचलित हो जाता हूं, दिल दहल जाता है कि एक 70 साल के आसपास की उम्र का बुजुर्ग संत जो भगवे वस्त्र में है और जिसके चेहरे में याचना का भाव दिखता है, जिसके चेहरे में दिख रहा है कि वो ये चाहते हैं कि बचा ले कोई उन्हें, वो उस भीड़ से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके साथ इतनी क्रूरता ना करे, वो उस पुलिस से भी, खाकी वर्दी वाले से भी उम्मीद करते हैं, उसके कांधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन वो हाथ छूट जाता है और उस भीड़ में वो जब तक पीटे जाते हैं, उनके साथ जब तक जुल्म होता है, जब तक उनकी जान नहीं चलती। ये सोचकर घबराहट होती है, ये सोचकर लगता है कि हम इस सदी में आकर, दुनिया को हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, इस सदी में आकर हम कहां कैसे हिंसक पशुओं की तरह हो गए, मेहमान हो गए, हम शैतान हो गए। हम क्यों इस तरफ बढ़ रहे हैं? हमें क्यों नहीं लगता कि कानून भी कोई चीज है? अगर किसी पर आपको शक है तो जांच करने का मौका दीजिए, जांच कर। आप मौके पर ही क्यों फैसला कर देना चाहते हैं? और आप क्यों इस तरह से चीजें करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं? ये जो लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग है, ये कैसे किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। सरकारों को इस पर भी सख्त कानून बनाना चाहिए, और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, जातीय सौहार्द बिगाड़ने की, भाई से भाई को लड़ाने की जो कोशिश कर रही है ताकतें, उन ट्रोल ताकतों को भी सरकार को अंकुश लगाना होगा। अन्यथा हम इसी तरह से इस तरह की चीजें को देखने, इस तरह के हादसों को देखने और कभी न भूल पाने वाली कड़वी यादों के साथ हमें रहना पड़ेगा, और ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है, और कोरोना की जो जंग है, ऐसे संकट के समय में एकजुटता और शिद्दत से होनी चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं। और बहुत लंबा समय है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम भेदभाव करने लगे आपस में।
मानसिक रूप से हमें एक होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ उसे मानसिक संबल देना होगा। शारीरिक दूरी बनाइए, फिजिकल दूरी बनाइए, लेकिन मानसिक अटैचमेंट बेहद जरूरी है। और यही हमारा देश है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी परंपराएं भी। तो मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही असली देश है, असली भारत। बिल्कुल। और यही अभी जी आने वाले समय में अभी चुनौतियां बहुत हैं और उम्मीद है कि हम एक दिन जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। और ये जंग भी जिस तरह से कोशिशें की जा रही है रिजवान जी, और ज़रूर इस पर विजय हासिल होगी, क्योंकि भले ही वैक्सीन अभी नहीं आया है लेकिन देश की जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है, काफ़ी जानकारियां हासिल करते हुए हर एक उस अपील का लगातार पालन करती दिखाई दे रही है, जो इस वैक्सीन के ना होते हुए भी जो कोरोना की लड़ाई उसके लिए बड़े हथियार साबित हो रहा है। आपका भी और दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने और चर्चा आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए कोरोना वायरस को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से भले ही कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हों, लेकिन जिस तरह से इस लड़ाई में एकजुटता का एक जो उदाहरण सामने आया है वो यह है कि लॉकडाउन का देश की पूरी जनता लगातार पालन करती दिखाई दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पर जो है अमल करती दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि दूसरे चरण के छठे दिन तक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कोरोना वायरस के जो संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा, उनकी जो बढ़ने की रफ्तार थी कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दी है। और आपको बता दें अब तक देश भर में 24 घंटे के जो आंकड़े निकलकर सामने आए 1553 नए मरीज आए, लेकिन 17,265 मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है। तो इस बीच 2,546 से ज्यादा मरीज सही भी हुए हैं। और आज खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को लेकर कहा है कि जो आंकड़ों की रफ्तार थी उसमें कहीं ना कहीं गति धीमी हुई है, जिसके चलते एक अच्छी खबर है और ये पॉजिटिव संकेत है कि हम धीरे धीरे जो है कोरोना पर काबू पाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से संतों की हत्या के मामलों को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर यही अपील की जा सकती है कि इस देश में अनेकता में एकता की पहचान है, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाए रखने की पहचान है। किसी भी तरह का एक अलग रूप न दिया जाए इस तरह की घटनाओं को। जो दोषी उसको उनको लेकर निष्पक्ष जांच हो, उनको जो भी सजा हो कानून की तरफ से मिलनी चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।